हमारा है वो है मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। तो अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं अपन, पिछली क्लास अपन देख चुके थे, आज देखते हैं। तो अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है? परिवर्तन प्रकृति का नियम। क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम। ये आप लोगों को मालूम है कि चेंजेस हैं। तो वैसे ही हमारे पास इस सत्यता का आभास हम कालचक्र पर दृष्टि करके ही कर सकते हैं। क्या है कालचक्र जो हमारे पास है? इतिहास समय समय पर हुए परिवर्तनों का लेखा जोखा भी हम देख सकते हैं। इस संसार में कुछ चीज़ें नियमित व अटल हैं, उनमें एक परिवर्तन भी होता है। जैसे हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हम पाते हैं कि बीता हुआ काल आज के काल से कितना अलग है, महसूस करते हैं। तो आने वाला काल भिन्न होता है। ये सारे परिवर्तन के कारण है। किसके कारण है? परिवर्तन कारण है। कि आप देखिए पुरानी इतिहास पढ़िए और आज के इतिहास पढ़िए, दोनों में आपको क्या मिलेगा? परिवर्तन मिलेगा। गत जीवन का क्या है? क्रम है। इसमें अपन जैसे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, तकनीक, आज क्षेत्रों में लगातार हमारे पास क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। अतः उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढालना प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपनी प्रगति करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो, वो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन, किसी तरह से भी परिवर्तन हो, आपको परिवर्तन करना। जीवन का यह सामान्य या नियम प्रबंधन पर भी लागू होता है। जो ये नियम है चेंजेस वाला, मैनेजमेंट पर भी लागू होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर। तो वैसे हमारे पास जो चेंजेस है मैनेजमेंट पर भी लागू होता है, प्रबंधन में भी लागू होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो हम चेंजेस करते हैं वो उस पर भी लागू होता है। प्रबंधन जो हमारे पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को गति प्रदान करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि मैनेजमेंट के कार्यों में करने वाले लोगों में परिवर्तन समझने तथा उनके अनुरूप अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो उद्देश्य, उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हमें कभी कभी अपने मैनेजमेंट के कार्यों में भी क्या करना पड़ता है? प्रबंधन करना पड़ता है। और उन कार्यों को अपन को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। व्यवसाय का समाज में विभिन्न वर्गों में उत्तरदायित्व तक पूरा नहीं होता तब तक परिवर्तन के साथ समायोजन न करें। तब तक परिवर्तन के साथ क्या ना करें? समायोजित न करें। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक उपक्रम को अपनी प्रगति व प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, अगर हमें अपने उपक्रम जो अपने पास जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उपक्रम्स हैं, उनको अपने आप को क्या करना? प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हमें परिवर्तन के साथ साथ तालमेल बनाना जरूरी होता है। परिवर्तन का अर्थ है मीनिंग ऑफ चेंजेस। परिवर्तन का अर्थ है कि परिवर्तन से आशय है परंपरागत या प्राचीन स्थान पर आधुनिक एवं नवीन के प्रचलन से है। कैसे प्रचलन से? एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वातावरण के साथ निरंतर अंतरक्रियात्मक तथा आंतरिक निर्भरता के रूप में संबंधित होता है। किससे होता है? आंतरिक क्रिया से संबंधित होता है। इससे आप अपने वातावरण में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरूप अपनी कैसी मानसिक स्थिति अपने अनुरूप अपने आप को क्या मानसिक प्रणाली परिवर्तन सहमति करना पड़ता है। ये परिवर्तन उन उपभोक्ताओं की आदतों, प्राथमिकताओं की रुचियों को, प्रतियोगिताओं की अवस्था को, तकनीकी बदलाव, सरकारी नीतियों, औद्योगिक नीतियों इत्यादि से संबंधित हो सकता है। परिवर्तन अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। परिवर्तनों के अनुसार ही अपने आप को आप क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। गत व प्रगति के लिए परिचय। गत और परिचय प्रगति के क्या? अब इसके हम मीनिंग समझते हैं, अर्थ समझते हैं। तो हमारे पास देखिए ऊपर समझा चुके, तो इसमें हमारे पास अलग है। जैसे थॉम्स वेनिस के अनुसार अलग अलग हमारे पास है। जैसे विषय के अनुसार है कि परिवर्तन प्रबंधन की क्या? संगठन की क्या संरचना है? व्यवहार एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करके ही व्यक्तियों के समूह एवं संस्था में समग्र निष्पादन के सुधार करने के लिए क्या? एक नियोजित प्रयास है। कैसा प्रयास है? एक नियोजित प्रयास है। सिलियांगी के अनुसार क्या? परिवर्तन प्रबंधन की वह प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत सोच समझकर कुछ कार्यों को प्रगतियों को लोगों में परिवर्तन और संशोधन करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ताकि संस्था के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाए। थॉमस एवं बेनिस के अनुसार किसी संरचनात्मक नवकरण नीतियों के लक्ष्य व संचालकीय दर्शन, वातावरण एवं शैली में जो परिवर्तन विचार पूर्वक रूपरेखा बनाएं और उसे क्रियान्वित करें। इसके द्वारा हमने क्या बोला है कि जो हमारे पास है अनुसार रचनात्मक नवकरण, नई नीतियाँ, लक्ष्य, संचालकीय दर्शन, वातावरण एवं उनमें परिवर्तन के लिए विचार पूर्वक जो रूपरेखा बनाएं उसे क्रियान्वित करने में ही परिवर्तन प्रबंधन है। कैसा है, उन्हें जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग के लिए जो बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और जो करते हैं उनमें जो भी चेंजेस करते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन प्रबंधन क्षेत्र में अत्यंत व्यापक है। इसमें आंतरिक इंटरनल एक्सटर्नल वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को पहचानने तथा उनके परिवर्तनों के अनुरूप संस्था की संरचना और तकनीक में कर्मचारियों के कार्यों में परिवर्तन शामिल है। यानी हम अपने कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड उनके कार्यों में कोई चेंजेस करते हैं, उनकी टाइमिंग में कोई चेंज करते हैं, उनकी सैलरी में कोई, तो वो किसके लिए, कर्मचारियों के लिए। ये किसने कहा, थॉमस एंड बेनिस। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ चेंजेस। किसकी बात करते हैं, नेचर ऑफ चेंजेस की बात करते हैं। तो परिवर्तन की प्रकृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। अब परिवर्तन क्या है कि हमारे पास परिवर्तन ही प्रकृति की मुख्य विशेषता है। ये हमारे क्या है, परिवर्तन की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसमें परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन का नियम है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर हम बात करें नेचर की, तो जैसे हमारे पास समय समय पर नेचर भी चेंज होता है, मौसम भी चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन। तो क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है। मनुष्य को इन परिवर्तनशील परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित करते हुए कार्य करना पड़ता है। यानी इन परिवर्तनों को समायोजित करते हुए अपने आप अपने कार्यों को क्या करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। इसी प्रकार की एक व्यावसायिक संस्था को भी किसी परिवर्तनशील परिस्थितियों एवं वातावरण, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ता है। किसको, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं अपितु प्रकृति के नियम के अनुसार होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, एकदम नहीं होते कि तुरंत हो गए परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, प्रगति के अनुसार होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है प्लांट चेंज। तो व्यावसायिक जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संस्थाएं में परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि नियोजित होते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं, नियोजित होते हैं, प्लान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रियाओं में परिवर्तन, कार्यों में परिवर्तन, प्रक्रियाओं में परिवर्तन, जो उनका एग्जीक्यूशन है, प्रोसेस, उसमें हमने चेंजेस कर दिया। इनका उद्देश्य निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को यथाशीघ्र उत्तम विधि प्राप्त करना होता है। हमारे पास क्या जो उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ प्लान करते हैं। अपनी कोई हमारा टारगेट ये इस कंपनी को यहाँ पे लेके जाना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते नहीं, इस साल मुझे प्रोडक्शन इतना बढ़ाना है, सेल्स भी बढ़ानी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने प्लान में चेंज किया। जब प्लान में चेंज किया तो वो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, जो वहाँ उस मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, परिवर्तन के कारण, ठीक है, काजेस ऑफ चेंजेस। परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ जो चेंजेस हैं वो परिवर्तन कैसे, ऑर्गेनाइजेशन के परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ इंटरनल परिस्थितियों और एक्सटर्नल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे सरकारी नीतियों द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, जैसे सरकारी नीतियाँ बनती हैं, उनके कारण कुछ परिवर्तन। कई परिवर्तन सामाजिक अवस्थाओं के आसार, समय की मांग होती है, कुछ तकनीकी सुधार होता है, वैज्ञानिक विकास होता है, सामाजिक प्रगति होती है, मानवीय प्रवृत्ति होती है, वैज्ञानिक नियम होता है, संस्कृत। तो अलग अलग हमें क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, परिवर्तन। अगर देखिए, हमने आपको कई बार बोला कि अगर हम चेंजेस नहीं करते, देखिए ग्राफ हमारे पास ही होता है,
अब हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट किया, हम ऐसे चल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट हो गए तो या तो हम नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम परिवर्तन करते रहेंगे क्या होगा, हम नियम बदलते रहे तो हम नई नई चीज़ें, तो हम हमेशा ग्रोथ हमारा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर। परिवर्तन का मनुष्य द्वारा प्रतिरोध, यानी परिवर्तन मनुष्य द्वारा प्रतिरोध किया जाता है। परिवर्तन क्या किया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल हो कि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स हमारे पास आए तो कंप्यूटर में आए तो बैंक कर्मचारी जितने भी थे वो सब हड़ताल पे चले गए, बोले इसके आने से जॉब खत्म हो जाएंगे, हमारा ओवरलोड बढ़ जाएगा, हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं, इस पर कैसे काम करेंगे। उनको जो काम वो पुराने समय से कर रहे थे वही काम उनको अच्छा लग रहा था, नए काम में वो उसको पसंद नहीं आ रहा, तो उनके द्वारा क्या होने लगा, विरोध होने लगा। जबकि आज पूरा काम किसको हो रहा है, कंप्यूटर। तो कोई भी नई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है या कोई नया परिवर्तन होता है तो उसका विरोध भी, प्रतिरोध भी होता है। अब देखिए, मनुष्य परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार करने में तत्पर नहीं होता। मनुष्य परिवर्तन को सीधे से स्वीकार नहीं कर सकता। जब कोई परिवर्तन होता है तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध करता है। क्या करता है, प्रतिरोध करता है। उदाहरण के लिए एक संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के साथ स्थल में परिवर्तन, पद में परिवर्तन, कार्य विधि में परिवर्तन, पारस्परिक परिवर्तन, स्थानांतरण, पदानुवाद में परिवर्तन। मनुष्य द्वारा प्रतिरोध का कारण एक निश्चित वातावरण या स्थान पर लंबे समय तक कार्य करने व नए वातावरण सरलता से कार्य करने के लिए तत्पर है। यानी एक जगह जहाँ वो लंबे समय तक काम करे और दूसरी जगह उसको भेज दिया जाए तो वहाँ पर उसको काम करने में थोड़ा सा समय लगेगा, उस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा उसको समय लगेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट हमारे पास है परिवर्तन का उद्देश्य। परिवर्तन का मूल उद्देश्य संगठन अथवा संस्था के लक्ष्यों को, यानी जो परिवर्तन का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था, उसके जो लक्ष्य है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, उसको में शीघ्र एवं सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। कोई ऐसा मेथड अप्लाई किया जिससे हम उस जल्दी से उसको प्राप्त कर सकें। कंटिन्यूअस प्रोसेस, परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। जो हमारे पास परिवर्तन है वो एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसे रोकना मानव से परे, मानव शक्ति से क्या है, परे है। नेक्स्ट, परिवर्तन में अनिश्चितता। ठीक, परिवर्तन भविष्य के लिए होता है। भविष्य कैसे, भविष्य, और भविष्य कैसा होता है, अज्ञात होता है। कल क्या होने वाला किसी को नहीं मालूम। कोई निश्चित पूर्वक नहीं कह सकता कि चूंकि परिवर्तन भविष्य होते हैं इसलिए परिवर्तन अनिश्चित है। परिवर्तन कैसे, अनिश्चितता है। यानी हम प्लानिंग तो करते हैं कि यार हमने ऐसी प्लानिंग की तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, पर भविष्य किसने देखा, उससे अच्छा भी आउटपुट मिल सकता है, उससे बेकार आउटपुट भी मिल सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जो हमने अनिश्चित, परिवर्तन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सही होगा। परिवर्तन एक खतरा भी हुआ और नहीं भी। परिवर्तन क्या, एक खतरा भी और नहीं भी। अतः मैनेजमेंट परिवर्तनों के पूर्वानुमान लगाते हैं। मैनेजमेंट जो परिवर्तन है वो क्या लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं और उनके अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है। और उनके अनुसार अगर हम कार्य नहीं करते तो पूरा जो समूचे ऑर्गेनाइजेशन है पूरा उस डेवलपमेंट के लिए खतरा बनता है। हमने प्लान किया पर उस प्लान के अनुसार अपना इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, काम ठप पड़ जाएंगे, प्रोडक्ट रुक जाएंगे, लोगों की सैलरी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके विपरीत खतरा भी हो सकता है। परिवर्तन एक खतरा भी है कि हमने परिवर्तन तो कर दिया पर परिवर्तन के अनुरूप काम नहीं किया, अपने आप को ढाला नहीं, और जब हम काम नहीं करेंगे तो उसका पूरा भुगतान हमारे कौन करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इसके विपरीत अगर हम प्रबंधक, नवविचार एवं सृजनात्मक समर्थक की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम नए नवाचार कर रहे हैं, कोई नई टेक्निक ला रहे हैं तो उसका हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें। जब हम जो उसके अंदर ह्यूमन काम कर रहे हैं, जब हम उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करेंगे, उनका यूटिलाइजेशन का सही करेंगे, तो हमने जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए, जिसके लिए हमने परिवर्तन किए हैं, वो परिवर्तन को हम सक्सेसफुल क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। परिवर्तन के तरीके, वे ऑफ चेंजेस, क्या है, वे ऑफ चेंजेस। पर संगठन में जो परिवर्तन के तरीके समान न होकर अलग अलग होते हैं, जैसे संगठन संरचना में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, अलग अलग परिवर्तन कार्य करने की क्या है, विधि है। परिवर्तन बाजार के क्षेत्र में परिवर्तन, क्रय विक्रय के लिए परिवर्तन, मोर्चा संबंधी परिवर्तन, अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं। परिवर्तन की गति एवं स्थिति में क्या होता है, डिग्री, यानी परिवर्तन की गति एवं स्थिति में अंतर।
परिवर्तन सभी संगठन में होते हैं, किंतु किसी की स्थिति धीमी होती है, किसी में समान रहकर अलग अलग होती है। कुछ तेजी से परिवर्तन करते हैं, कुछ धीमे धीमे परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन एक वास्तविकता है। चेंज इज द फैक्ट। यदि अगर देखा जाए तो परिवर्तन की वास्तविकता है कि किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें इसे तुरंत एवं निरंतरता के अनुभव करते हैं। क्या से अनुभव करते हैं? यह संभव नहीं कि हम इसे पसंद न करें, पर हमें यह पता न चले कि हम क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। हमें यही ज्ञात न हो कि परिवर्तन का सम्मान कैसे किया जाता है, परंतु अटूट सत्यता के साथ परिवर्तन एक वास्तविकता है। परिवर्तन क्या एक वास्तविकता है। ठीक है। नीड्स परिवर्तन। तो परिवर्तन देखिए क्या है। आधुनिक गतिशीलता में संगठन में यदि कोई वास्तविक स्थायी या वह परिवर्तन ही है। क्या है परिवर्तन? क्या है परिवर्तन? परिवर्तन देखिए दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले वातावरण संबंधी कारण, दूसरा आंतरिक कारण। तो अपन इनको बात करते हैं। पहले अपन वातावरण संबंधी कारण एवं शक्तियाँ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड फोर्स। प्रत्येक संस्था, जो हमारे पास संस्था काम करते हैं, प्रत्येक संस्था संपूर्ण वातावरण का एक हिस्सा है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है संपूर्ण वातावरण का क्या एक हिस्सा है। यह सच यही है कि कोई संस्था अकेले या शून्य पर कार्य नहीं करती। कोई भी संस्था अकेले या शून्य पर कार्य नहीं करती, वह बाह्य वातावरण से जुड़ी होती है। वह बाह्य वातावरण से क्या होती है? जुड़ी होती है। संस्था वातावरण की एक खेल प्रणाली होती है। संस्था वातावरण की क्या होती है? खेल प्रणाली जो बाह्य वातावरण से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। जो बाह्य वातावरण से सर्वाधिक क्या होती है? पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। वातावरण के निम्नलिखित घटक होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। अब देखिए कौन कौन से घटक होते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, संस्था में उत्पादकों एवं उनकी किस्म, डिजाइन, वितरण फलस्वरूप प्रभावित करता है। क्या करता है? जो हमारे उपभोक्ता, इनकी क्या किस्म है, क्या डिजाइन है, वितरण, ये सब उपभोक्ता की प्रकृति, रुचियों, आवश्यकता, आय, आदतों आदि के फलस्वरूप व्यावसायिक संस्था अपनी नीतियों एवं कार्यकलापों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। लोग किस तरीके से डिजाइन चाहते हैं, लोगों की रुचियाँ क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है, लोगों की आय क्या है, तो हम कंज्यूमर के हिसाब से अपने परिवर्तन चेंज करते हैं। दूसरी आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस। बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण की आर्थिक दशाएं भी व्यावसायिक संस्था में अपनी नीतियों, कार्य प्रणालियों, उत्पादन कार्यक्रमों आदि में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती है। इन दशाओं में मुख्य रूप से मुद्रा, पूंजी निर्माण, मुद्रा अवलोकन, बचत की दर, ब्याज की दर, कीमतें, ऋण सुधार आदि संसाधनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा भी हमारी शामिल होती है। जैसे कोई महंगाई बढ़ी, कोई माल नहीं आया तो उसकी खपत ज़्यादा होने लगी तो उसकी कीमतें बढ़ जाए। ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। तो अगर हम किसी की बात करें तो हमारे पास सामाजिक, जो हमारे पास सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के अनुरूप प्रबंधन अपनी कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। सामाजिक मूल्यों, परंपरागत संस्कृति, लोगों की भी जीवन शैली, खान पान, रूढ़ियों, जीवन के आदर्श, इनके बीच भी परिवर्तन हमको करने पड़ते हैं। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, कभी कभी हमें कंपटीशन बहुत हो जाता है। कंपटीशन, सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट ये आ रहा है, उसने कौन सी टेक्निक यूज़ की, वो सस्ती बेच रहा है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी, क्वालिटी अच्छी, तो उसके हिसाब से भी हमको अपने नवाचार यानी हमें अपनी गतिविधियों में, अपनी प्लानिंग में क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। किसके आधार पर? कंपटीशन हमारा किससे है, तो कंपटीशन के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं। कभी कभी हमारे पास आता है राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशन। राजनीतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों के व्यवसायिक संस्था महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सरकार की औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, आय निर्यात की नीति, वित्तीय नीति आदि के द्वारा व्यवसाय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा बनाए गए आर्थिक व्यवसाय कानून, उपभोक्ता संरक्षण एकाधिकार कानून के द्वारा हमें जो नियम मिलते हैं उनको भी हमें पालन, उनके अनुरूप भी हमें अपनी क्या बनानी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास तकनीकी कारण हो सकते हैं। नई टेक्निक आना, उत्पादन में जो स्वचालन यंत्रों का प्रयोग, कंप्यूटराइज उत्पादनों का नियंत्रण, रोबोट का प्रयोग, जीवन में अधिक
ठीक, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर इनके द्वारा, ठीक है, टीवी, वीसीआर, ये कंडीशन, तो इनके द्वारा जो बाह्य कारण होते हैं उनके द्वारा भी हमारे पास कंडीशंस, हम चेंजेस प्लानिंग में चेंजेस करते हैं। ठीक है, इनको आप लोग पढ़ लीजिए, पूंजी बाजार की दिशाएं, और ये सिंपल है, ये आप कर लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए फिर आप हमें बताएंगे। थैंक यू।